वेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं, वेक्टर आपका फिजिक्स में एज ए मैथ्स यूज होता है, फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स से अगर वेक्टर आपको पढ़ना हो तो एज यूजुअल ये 5 to 6 क्लास का है, इफ़ यू वांट टू स्टडी इन वेरी डिटेल। बट अगर आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहो, है ना, तो 2 to 3 लेक्चर्स में समराइज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, ये अपने कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं, जो फिजिक्स पर्पज से पढ़ने जा रहे हैं, जो फिजिक्स में जहाँ पे यूज़ आएगा। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेक्टर में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पहले हम उसकी बात कर लें। पहले हम बात करेंगे बेटा वेक्टर्स में अगर हम डिवाइड करें 3 मेजर डिवीजन वेक्टर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। वेक्टर को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो इसका 3 मेन डिवीजन है। पहला है बेटा रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रिप्रेजेंटेशन में ही आती है। ये आई जी की या सिचुएशन दिया गया होता है तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको यहाँ पे फेस करनी होती है। उसके बाद इसमें बेटा हमें पढ़ना एडिशन, है ना, वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं। और तीसरा जो है बेटा आपका है मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये 3 मेन डिवीजन है। अगर रिप्रेजेंटेशन में बात करो, रिप्रेजेंटेशन आपका 2 तरीके का होता है बेटा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और वेक्टर का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो 2 आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए, ग्राफिकल और मैथमेटिकल, है ना। और ग्राफिकल और मैथमेटिकल के अलावा मैथमेटिकल में आपका जो वी कैन से आई जे के वाला जो फॉर्मेट आता है, ग्राफिकल में जो एरो देके यूज करते हैं। एडिशन में बेटा आपका एडिशन में भी 2 तरीके हैं, एक है ग्राफिकल और एक है मैथमेटिकल, है ना। ग्राफिकल और मैथमेटिकल यहाँ पे भी है। अगर ग्राफिकल में बात करें तो ग्राफिकल में आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आता है, थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। उसके बाद आपका पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन आता है, पॉलीगन लॉ आता है। उसके बाद आपका थर्ड आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो पैरेललोग्राम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, जो अगर इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैरेललोग्राम, है ना, इस पूरे एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम को आप सच ग्राफिकल नहीं कह सकते, ग्राफिकल और मैथमेटिकल का मिक्सचर है, हाइब्रिड टाइप का है, राइट। तो बट आप अगर मुझे रखना चाहे, डिवाइड करना होगा तो हम पैरेललोग्राम को ग्राफिकल में रखेंगे, क्योंकि जो इसका डिवीजन है, जिस तरह से डिराइव किया जाता है फार्मूला, आपका ग्राफिकल में ही है। सो आई विल पुट इन ग्राफिकल में। मैथमेटिकल में आपका आई जे के फॉर्मेट में जो होता है ना, आई जे वेक्टर कैप और के कैप के वेक्टर के फॉर्मेट में, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में आपका 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे बेटा, एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा और एक स्केलर प्रोडक्ट होगा। जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे और जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया और क्या हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, है ना। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के, जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, पैरेलल होंगे तो क्या होगा। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं, सम एप्लीकेशंस एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एप्लीकेशन एंड रिजोल्यूशन, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करोगे वो आपका एक पार्ट आता है। रिजोल्यूशन एक तरह से आप कह सकते हो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, ठीक है। आपके ये मेन पार्ट्स हैं जो वेक्टर्स में कवर करते हैं। तो जनरली आपका रिप्रेजेंटेशन समझने में वेक्टर एक्चुअली है क्या, आपका एक क्लास कंप्लीट हो जाता है लगभग इन जनरल, है ना। उसके बाद बेटा आपका एडिशन होता है, एडिशन इट टेक्स एटलीस्ट 1 or 2 क्लास, एंड मल्टीप्लिकेशन इट टेक्स 1 क्लास, राइट। और रिजोल्यूशन आपको बेसिकली समझ में आता है बेटा। ग्राफिकल में रिप्रेजेंटेशन में इसमें हम क्या क्या देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन में जैसे आपको देखोगे कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो क्या उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, उसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है ना। आपका आई जे के फॉर्मेट होता है कि आई क्या रिप्रेजेंट करता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ओके। इतनी पॉइंट क्लियर है बेटा, वेक्टर में क्या कंप्लीट करने वाले। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इज दैट क्लियर, या ओके गुड। सो आपके माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स,
वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिवाइड किया गया है ना। ये सारी स्टडी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी होता है, इस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मैग्नीट्यूड है, दूसरा है डायरेक्शन, और तीसरा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए, वो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे बिहेव करेगी, उन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट ओवरऑल नॉलेज लेने के लिए अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है तो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर, है ना। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू हैव कंप्लीट आइडिया, about the physical quantity, about the physical quantity। ये जो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए या जिनके बारे में कंप्लीट आइडिया लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसको बोलेंगे हम स्केलर। दूसरी टाइप की कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए या जिनके बारे में कंप्लीट आइडिया लेने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इनको हम बोलेंगे टेंसर। इनको हम क्या बोलेंगे? टेंसर। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? दे रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड as well as direction to have complete idea about the physical quantity, about the physical quantity। इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कंप्लीट आइडिया लेने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, दैट इज मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो? दिस आर नोन एज टेंसर, ओके। उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम बोलते हैं वेक्टर। ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा भी इनको चीज़ जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कौन सी है? ये रिक्वायर करते हैं, दिस रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है बेटा? इसके बारे में भाई बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे भाई। तो इनको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है बेटा? इनके मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन है, ठीक है, इसके साथ साथ इनको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की भी जरूरत पड़ती है। इनको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। अब एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, किसी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और किसी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अभी समझने के लिए अगर बेसिक आप इतना समझ सकते हो कि जो एडिशन है इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन, depends on the angle between the vector, on the angle between the vectors, it depends on the angle between the vectors, okay। ये वेक्टर्स के बीच में के एंगल पे डिपेंड करता है जो आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, ओके। अब अगर इसको आप डिवाइड करो बेटा तो देख, पहला कौन सा हो गया? दिस फर्स्ट इज स्केलर, सेकेंड इज टेंसर एंड थर्ड वन इज योर वेक्टर। ये तीन टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी को आप डिवाइड कर सकते हो।
स्केलर जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, टेंसर जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों की, और वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर ऑफ एडिशन को सिंपल समझ सकते हो कि बेटा ये एंगल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एंगल, इतना समझ लो। अब जरा थोड़ी एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखो अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एज यूजुअल आप सब जानते होंगे इसमें, है ना, एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, है ना, लेंथ, मास, लेंथ, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके बेटा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब हो गया सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे लेंथ अगर आपसे पूछा जाता है, बताओ लेंथ कितनी है, लेंथ आप बोलोगे 10 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, मास 5 kg, 3 kg, 6 kg, बस आपको मैग्नीट्यूड से ही फर्क पड़ता है। बट अगर आप टेंसर की बात करो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसका एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल करंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके पास दो एग्जाम्पल है बेटा आपके सिलेबस में, इसके सिर्फ दो एग्जाम्पल है, करंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानते होंगे, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो करंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, बट दे डू नॉट फॉलो द वेक्टर ऑफ एडिशन, राइट। जैसे मैं थोड़ी सी आपके से बात करूँगा, है ना, पहले थोड़ी एग्जांपल वेक्टर की भी देख लेते हैं, फिर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे टेंसर और वेक्टर में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, वेक्टर ऑफ एडिशन का एंगल कैसे डिफर करता है। आ जाओ थोड़ा इसके भी एग्जांपल देख लो। इसके एग्जांपल की बात करो तो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है इसके दिमाग में, जो सबसे आप समझ सकते हो, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे क्या हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके बेटा वेक्टर हैं। ध्यान देना सेम टाइम आपकी जो स्पीड है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, टेंसर है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा, इस तरह बहुत सारे मोमेंटम वगैरह, एनर्जी आपकी इसमें आती है, एनर्जी आपकी क्या है, स्केलर है, पावर क्या है, स्केलर है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि जो डायरेक्शन का एंगल है, जो ये एंगल का इफेक्ट है, ये क्या है ऑन द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड द टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। आ जाओ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक वायर है, एक वायर है, उसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है बेटा, ऐसे कुछ ऐसे मान लो वायर है, या फिर इसको हम अच्छे से बना देते हैं, सपोज आपका एक वायर है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि जो आपका करंट है वो डायरेक्शन में डिपेंड करता है। अभी हम उसको प्रूफ करने वाला डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन को कैसे फॉलो करता है। देखो जैसे मैं बोलूँ कि इधर से आपका 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और इधर से 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बेटा क्या आंसर दोगे कि इधर जो मेरा करंट फ्लो होगा फाइनली दिस विल बी ऑफ 3 एम्पीयर, राइट। बट अगर अभी यहीं पे डायरेक्शन आप चेंज कर दो, आप मैग्नीट्यूड ना रखो, सपोज बोलो इस यहाँ पे 2 एम्पीयर जा रहा है, यहाँ पे 1 एम्पीयर जा रहा है, तो आप बोलोगे बेटा आपकी इधर से जो करंट फ्लो होगा दिस विल बी 2 एम्पीयर गया, 1 एम्पीयर इधर, 1 ही एम्पीयर जाएगा, है ना। अब देखो आपने क्या किया, आपने बस एक काम किया कि जो आपका ये 1 है ना, आपका एम्पीयर, सॉरी एम्पीयर मीटर नहीं, एम्पीयर है, 1 सेकेंड, जो 1 एम्पीयर का आपका करंट था उसका आपने जस्ट डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया। देखो ध्यान से, 1 एम्पीयर वाले करंट का डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया, आपका जो रिजल्ट हुआ अपने आप चेंज कर गया। देखो रिजल्ट अपने आप चेंज कर गया। इसका मतलब जो करंट है वो आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। इट शोज दैट करंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज करंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन चेंज किया तो फाइनल करंट चेंज कर गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्शन डिपेंड करता है। जो दूसरी पॉइंट है उसको जरा समझो। अगर एंगल की बात करें तो अब हम एंगल की बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि एक बार मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो ऐसे सर्किट में ऐसे फ्लो हो रहा है,
और दूसरी बार मैं ऐसे ब्रांच को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एंगल अभी 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल अभी आपका 120 डिग्री है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो रहा है, यहाँ से आपका 2 एम्पीयर गया, यहाँ से आपका 1 एम्पीयर गया, इधर से कितना करंट जाएगा, यहाँ से करंट आपका 3 एम्पीयर जाएगा, राइट। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ से 2 एम्पीयर कर दो और यहाँ से 1 एम्पीयर कर दो, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, अभी भी 3 एम्पीयर ही करंट जाएगा। मतलब दैट मीन्स आप इस वायर को तोड़ो मोड़ो या फिर इसको लंबा करो, है ना, या फिर इसका एंगल चेंज करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज एडिशन ऑफ करंट डजंट डिपेंड ऑन द एंगल। एडिशन ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल। ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। अब सिमिलरली अगर यहाँ पे आप फोर्स की बात करो, जैसे मान लो आपके पास 2 फोर्स है, एक आपका फोर्स ऐसे इधर एक्ट कर रहा है ना। फोर्स की बात करते बेटा यहीं पे, एक सेकंड रुक जाओ सब लोग, होल्ड ऑन एवरीवन। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स का एग्जांपल लेके चलूँ, मान लेते हैं आपके पास एक बार ऐसे फोर्स F1 है, इधर फोर्स आपका F2 है, दूसरे सिनारियो में एक फोर्स आपका इधर F1 है और एक फोर्स आपका F2 इधर है ना। अभी एंगल 90 डिग्री है, अभी एंगल कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को इसमें जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा, इस केस में आपका रिजल्टेंट फोर्स आपका Fr इधर आएगा और इस केस में रिजल्टेंट फोर्स Fr इधर आएगा। तो मैं बोलूँ इसको Fr1 Fr2, तो जो दोनों रिजल्टेंट फोर्स है Fr1 विल नॉट बी इक्वल टू Fr2, दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दोनों फोर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। ये यूजुअली आप बेसिकली जानते भी होंगे और वेक्टर एडिशन में इसको हम समझेंगे भी कि वेक्टर एडिशन जो है एंगल पे डिपेंड करता है। तो आप देखो कि यहाँ पे जो आपका करंट है, करंट आपका वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? इट डू नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द वायर्स और जो भी करंट फ्लो कर रहे होंगे। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया बेटा। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस तो आप जानते थे, बट टेंसर और वेक्टर में क्या डिफरेंस हो आपको आइडिया लग गया होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? गॉट द पॉइंट? हाँ, क्लियर है इसमें। सो अब आगे चलते हैं बेटा, देख आप लोग नोट डाउन करते रहना साथ में। अब हम बात करेंगे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो जैसे कोई भी आपका वेक्टर होता है बेटा, उसको आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अगर मैं भी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो ये एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एज यूजुअल आप जानते हैं, एक एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अभी जो एरो है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इसका लेंथ है और एक इसका हेड है, ठीक है। अगर आप लेंथ की बात करते हो तो आप कंप्लीट लेंथ की बात करते हो, बाय द टिप ऑफ द हेड एंड बॉटम ऑफ द एरो। आप यहाँ से नहीं लेते हो, आप टिप से लेते हो, तो इसको आप बोलते हो लेंथ ऑफ द एरो, दिस इज द लेंथ, है ना। और ये आपका क्या है, हेड है। तो जो आपका बेटा लेंथ है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। और जो हेड होता है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग यहाँ से रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और हम समझेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि एक एग्जांपल लिखे कि रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन नॉर्थ ग्राफिकली। अगर आपको ग्राफिकली एक फोर्स रिप्रेजेंट करना होगा जो नॉर्थ में, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, है ना, जिसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। एक फोर्स है
जो नॉर्थ में है कितना है उसका बेटा मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आप पहले क्या करोगे, आप डायरेक्शन बनाओगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो गया। तो आप पहले क्या करोगे, पहले स्केलिंग करोगे बेटा। पहले आप क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का क्या मतलब होता है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले स्केल यूज करते हैं। स्केल ये बिल्कुल एजम्पशंस बेस्ड होता है, आप जिस तरह से आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से एज्यूम करते हो। स्केल क्या होता किया जाता है बेटा, ये एज्यूम किया जाता है, ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लो 10 न्यूटन मैं ले लिया कि सपोज 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब जो आपका फोर्स है 10 न्यूटन है कितना जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरी एरो की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट लेंथ जो होगा वो आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी एरो का, और वहीं क्या शो करेगा, आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब ये तो ठीक हो गया, लेंथ समझ में आ गया, लेकिन जो हेड होगा, हेड किधर की तरफ होगा, आपको बोला कि नॉर्थ की तरफ, तो हेड आपका नॉर्थ की तरफ होगा। तो आप क्या ड्रॉ करोगे, एक एरो ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे एरो आप बोलोगे कितना बेटा, इसकी जो लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी कितने 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है एरो की, है ना। दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ। 5 सेंटीमीटर लेंथ की आपने ऐसे क्या बना दी, एरो बना दी, और उसका जो टिप है किधर है, हेड है नॉर्थ की तरफ है। तो आपने इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। गॉट द पॉइंट। अब इसमें कभी कभी आता है थोड़ा सा डिफर करता है बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका क्या मतलब होता है, थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लो, इस पर 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं। ड्रॉ दी फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला 10 न्यूटन इन वेस्ट, दूसरा 40 न्यूटन ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सी 26 न्यूटन है ना वेस्ट ऑफ नॉर्थ, डी 50 न्यूटन वेस्ट साउथ। अब आपको ये इसमें आपको ड्रॉ करना तो आता है, बट इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब समझो। ये इनवेस्ट तो ठीक है, समझ इनवेस्ट समझ में आता है, ठीक है, इन्वेस्ट हो गया, है ना। अब इसमें आपको समझना है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या मतलब है, और वेस्ट ऑफ साउथ का क्या मतलब है, या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गॉट द पॉइंट? आ जाओ देखते हैं बेटा। देख पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे सिंबल बना लोगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप क्या करोगे, पहला डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, प्लॉट कर रहे हो। तो पहले आप ऐसे ऐसे प्लॉटिंग भी करोगे आप, मतलब जब डायग्राम प्लॉट करोगे ऐसे ही आपका अंडरस्टूड है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ पे अंडरस्टूड है। या फिर अगर आप बनाना चाहो तो आप बना भी सकते हो, है ना। आप इसको देख लो, ईस्ट है क्या, ये नॉर्थ हो गया, सॉरी ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब आप पहले क्या करोगे, 10 न्यूटन दिया होगा, पहले बेटा स्केलिंग करेंगे। तो स्केलिंग करेगा, स्केलिंग में क्या करेगा, स्केल लेगा। स्केल क्या ले लिया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सपोज तुमने इतना ले लिया। तो जो तेरा फोर्स हो गया 10 न्यूटन कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो वेस्ट में दिया है, मतलब 10 सेंटीमीटर वेस्ट में बनाना है। इसका मतलब क्या करोगे तुम, इसका मतलब आप ऐसे एक लाइन बनाओगे जो 10 सेंटीमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ से ऐसे, ये आपका वेक्टर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। अब इस एरो का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने रिप्रेजेंट किया, दिस इज द 10 सेंटीमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। गॉट द पॉइंट? एवरीवन समझ में आ गई बातें?
चल बी पॉइंट देख बेटा, बी पॉइंट है तो जो 40 न्यूटन इन ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। अच्छा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब इसमें दिया होता है ना, जैसे इसमें कुछ थोड़ा सा एडिशन और कर लो, 40 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और इसमें भी ऐड कर लो 26 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे ले ले बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल भी ऐड कर दे। चलो इसका मतलब भी थोड़ा समझेंगे, एंगल इनका मतलब क्या है। पहले तो स्केलिंग लेंगे, स्केलिंग लेके क्या कंसिडर करेंगे, 40 न्यूटन का बेटा, तो यहाँ पे जो तो स्केल कंसिडर करेगा कि स्केल ले ले, पहले स्केल तूने ले लिया कि 4 या ले ले 8 न्यूटन इज 8 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो आपका 40 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसको प्लॉट करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसमें दिया गया है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, ये एंगल जो लोगे आप इस डायरेक्शन में लोगे, है ना। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हो गया 30 डिग्री ईस्ट साइड फ्रॉम द नॉर्थ, तो नॉर्थ इधर हो गया, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट साइड उसको आप बोलोगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब हो गया, इसको आप इन ब्रैकेट में लिख सकते हो 30 डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। इसका मतलब ये होता है बेटा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होगा 30 डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम द नॉर्थ। मतलब जो आपकी लाइन बनेगी यहाँ से 30 डिग्री पे, इस डायरेक्शन से 30 डिग्री पे कितना लंबे बनाना है, 5 सेंटीमीटर बनाना है। तो पहले एक बार आप लाइन बना लो, एक लाइन आप ऐसे बना लो, ये लाइन कितने डिग्री पे है, दिस इज फ्रॉम यहाँ से 30 डिग्री पे है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रेजेंट कर लो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप लोग फ्री हैंड करते चलो साथ में। इसका जो लेंथ है कितना होगा बेटा, इसका लेंथ कितना होगा, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आएगी बात। सेकंड एग्जांपल क्लियर है सबको, पहला दूसरा दोनों क्लियर है, बोलो। चलो आगे तीसरा करते हैं। तीसरा बेटा 26 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको भी आप तो बना लोगे, आपको आइडिया हो गया होगा। सी वाला पार्ट देखते हैं कितना दिया है, 26 न्यूटन। तो यहाँ पे भी स्केल आप क्या लोगे, यहाँ पे स्केल ले लो आप 26 न्यूटन है, तो आप कुछ एज्यूम कर लो, है ना। 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लो, तो आपका 26 न्यूटन इज इक्वल कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। और क्या दिया, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ है बेटा, इसका मतलब, ठीक है। आ जाओ इसको प्लॉट करते हैं, तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब आपका जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा डायरेक्शन आ जाएगा, है ना। ये जो एंगल है बेटा ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना। कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर का है। 13 सेंटीमीटर मतलब आपको कुछ 13 सेंटीमीटर लेंथ की ऐसे एरो बनानी होगी। ये एरो आपको रिप्रेजेंट करेगी कितना, 26 न्यूटन का फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और आप इसके फिर लेंथ यहाँ पे लिख दो बेटा, लेंथ आप ऐसे लिख दीजिएगा कितना, यहाँ गया आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। आफ्टर प्लॉटिंग द स्केल आपने ऐसे लेंथ रिप्रेजेंट कर दिया। डी पार्ट देखो बेटा, इसका डी वाला दिया गया है कि 15 न्यूटन वेस्ट साउथ में, 15 न्यूटन वेस्ट साउथ में। तो पहले स्केल ले लो, स्केल आपने यहाँ पे ले लो, सपोज 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लिया आपने, तो 15 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब आप क्या बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ,
ठीक है, तो क्या दिया गया बेटा आपका 50 न्यूटन वेस्ट साउथ है, वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ के बीच में से 45 डिग्री बनाते हुए लाइन जाएगी। वेस्ट साउथ मतलब बेटा एग्जैक्ट उनके बीच में है, मतलब जो आप देखेंगे तो जो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का। Got it? Got the point? Is that clear everyone? रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबको क्लियर है बेटा ना? इसका लेंथ भी लिख लो, इसका लेंथ कितना आएगा बेटा? दिस विल बी 5 सेंटीमीटर, यू कैन नोट इट डाउन दिस। ओके, सर थोड़ा सा ग्राफिकल था, इसकी उतनी खास ज़रूरत नहीं थी, बट आपको एक प्रॉपर फिनिश की जरूरत है, थोड़ी सी बेसिक आइडिया रह जाएगी आपको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है उसके बारे में, है ना। वेक्टर की 2 प्रॉपर्टियाँ हम देखेंगे बेटा। पहली प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी को कंसेप्ट समझने के बाद। पहली प्रॉपर्टी है, नोट करके समझेंगे कि एनी वेक्टर is represented by, or you can say a vector A, ऐसे लिखो, एक सेकंड मुझे बेटा, a vector A is represented as है ना। ऊपर बेटा आप ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करोगे, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये आप जानते हो, बेसिक सी बात है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is represented as mod of vector A, है ना। ऐसे मॉड लगाते हैं, 2 लाइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं मॉड, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं बेटा मॉड नहीं बेटा, मॉड, 1 सेकेंड, मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है बेटा, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए is represented as n cap a वेक्टर। n cap a वेक्टर क्या है, इसके बारे में समझेंगे। इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं n cap a। तो जैसे आपको कोई वेक्टर हो गया a, इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखोगे और इसका जो डायरेक्शन होगा आप n कैप a से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला डिफाइन होता है कि जो आपका n कैप a है ये डिफाइन होता है वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। ये फार्मूला होता है, इसके बारे में भी हम बात करें। किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो इस फार्मूले से डिफाइन होता है ना, ठीक है। दूसरी पॉइंट जरा समझेंगे बेटा, ये तीसरी पॉइंट है ना वेक्टर्स का। यहाँ पे 4th पॉइंट जो है, 3rd पॉइंट आपका हो गया, 4th पॉइंट है अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड हॉरिजॉन्टली, 1 सेकेंड, और वर्टिकली without changing its orientation. A vector can be shifted horizontally or vertically without changing its orientation. Got it? तो अब देखो जरा इसका क्या मतलब। जैसे कोई वेक्टर है उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप शिफ्ट कर सकते हो, तो
तो ये इनका क्या मीनिंग है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, जरा हम जरा देखते हैं बेटा। देख, जैसे सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर है ना, एक कोई वेक्टर हो गया, ये सिंपल एक कोई आपका ऐसे पास वेक्टर है ना। तो थोड़ा सा दो टर्म को पहले समझ लेते हैं। आप मोस्टली जानते हैं कि हॉरिजॉन्टली मतलब होता है बेटा, इसको आप सिंपली आप समझ सकते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको आप क्या समझ सकते हो, पैरेलल टू सॉरी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वर्टिकली का सिंपल मीनिंग समझ सकते हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। और ये एक्चुअली अगर आपकी एक्स वाई वर्टिकल प्लेन में, मतलब ये जैसे आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, आपकी ऐसे एक्स वाई बनाई गई है बेटा, तो जो आपकी ऐसे आपकी एक्स एक्सिस हो गई, आपकी वाई एक्सिस हो गई सपोज, है ना। इसमें अगर कोई भी मूवमेंट ऐसी होती है, ऐसी कोई मूवमेंट हो रही है, 1 सेकेंड होल्ड ऑन बेटा, ओके। अगर आपकी ऐसी कोई भी मूवमेंट हो रही है तो इसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलोगे आप, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, है ना। क्योंकि ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टली। अगर आपका कोई भी मूवमेंट ऐसे हो तो इसको आप क्या बोलोगे, दिस विल नोन एज वर्टिकली। एक बेटा कलर चेंज कर लेते हैं, देन दैट विल बी क्लियर मोर, ओके। होल्ड ऑन, ओके। अगर कोई मूवमेंट ऐसी हो तो इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज वर्टिकली या वर्टिकल मूवमेंट। तो ये मूवमेंट को बोलेंगे वर्टिकल, ये मूवमेंट को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। अब वेक्टर को शिफ्ट करना है तो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में आप शिफ्ट कर सकते हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, बट इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाई ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब जो बेटा वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो उसका चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है, एंगल नहीं चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, अगर मान लेते हैं कि आपके पास ये जो आपके वेक्टर है ना, जनरली आपका जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगी ऐसी होगी, दिस विल बी एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस इन जनरल। अब इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप फिर कैसे शिफ्ट करोगे, जैसे मान लेते हैं कि आपका ये वेक्टर हो गया, वेक्टर को मैंने पिक किया हूँ, ठीक है। अब देखो वेक्टर को मैं ये जो शिफ्टिंग कर रहा हूँ, दिस शिफ्टिंग इज नोन एज वर्टिकल शिफ्टिंग। ये वेक्टर की मैं वर्टिकल शिफ्टिंग कर रहा हूँ। वेक्टर को आप ऐसे वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आर यू गेटिंग दिस वर्टिकल शिफ्टिंग, समझ दिख रही है बेटा, समझ में आ रही है आपको, ये समझ में आ रहा है आपको वर्टिकल शिफ्टिंग। अब देख, अगर मैं इसकी मैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करूँ, सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है। अब बेटा जिस भी सिचुएशन में वर्टिकल शिफ्टिंग कर रहा हूँ या हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कर रहा हूँ, वेक्टर का मैं ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन मतलब जो एंगल बनाएगा, जरा मैं आपसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूँ। सपोज ये आपकी होगी वेक्टर, अब इसकी मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, सपोज 1 सेकेंड होल्ड ऑन एवरीवन। जैसे मैं वेक्टर के यहाँ पे 3 जगह शिफ्ट किया हूँ, देखो मान लो ये आपकी वेक्टर की ये शिफ्टिंग हुई ऐसे, यहाँ पे ये पहली हो गई बेटा। ये जो आपकी वेक्टर की शिफ्टिंग है, दिस इज सपोज सेकेंड वन, ऐसे शिफ्ट किया गया। ये थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं ऐसे। ये जो आपका वेक्टर यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ। ये तो यहाँ पे जो पहला वेक्टर था ये ओरिजिनल वेक्टर था, है ना। अब यहाँ से मैं इसको हॉरिजॉन्टली इधर शिफ्ट किया, दिस इज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, दिस इज योर वर्टिकल शिफ्टिंग। जो ऊपर शिफ्ट किया गया है ये वर्टिकल शिफ्टिंग, जरूरी नहीं ऊपर हो, नीचे भी किया जा सकता है, बट मैंने भी हम ऊपर ही, क्योंकि नीचे स्पेस में नहीं दिख रहा था, मैंने ऊपर ही कर दिया। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है बेटा, जैसे अगर ये जो पहला वेक्टर है, अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल ही फॉर्म करना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल भी फॉर्म करना चाहिए, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल ही फॉर्म करना चाहिए। अगर ये थीटा एंगल चेंज होगा तो आप बोलोगे इसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ। जैसे सपोज मैं ओरिएंटेशन चेंज करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, 1 सेकेंड बेटा। मान लो ये आपका ऐसा वेक्टर था, इसका मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, देखो
नॉट लाइक दैट। जैसे मान लो मैं इसको रोटेट कर दूं बेटा ऐसे, अब मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया इसका, अभी वेक्टर सेम नहीं रहा। देख आप देख रहे हो ओरिएंटेशन क्या मीनिंग है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे मैं मान लो इसको एक बार और रोटेट कर दूं, अभी देखो ये फिर उसी ओरिएंटेशन में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने इसका ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया था, तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया है ना। अभी जैसे मैं इसको रोटेट कर दूँ, आप अगेन इसका सेम ओरिएंटेशन आ गया बेटा, देख। तो अभी आपने जो बीच में देखा वो ओरिएंटेशन चेंज कर गया, तो ओरिएंटेशन मतलब जो आपकी एक्स और वाई के साथ जो एंगल है वो फिक्स होनी चाहिए। आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आ गया कि ओरिएंटेशन क्या मीनिंग है। व्हाट द पॉइंट एवरीवन, गेट इट? आ जाओ। अब वर्टिकल शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो गया बेटा, आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर सेम होगा। अगर आप इस वेक्टर को आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, सपोज दिस इज वेक्टर ए, सो आपका ये भी आपका ए ही वेक्टर है और ये भी आपका ए ही वेक्टर है और ये भी आपका ए ही वेक्टर है। देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर, ऑल दे आर सेम वेक्टर्स। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देख, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे दो वेक्टर अगर आपको दिए गए हैं तो उन दोनों वेक्टर का जो हेड टू हेड एंगल होगा या टेल टू टेल होगा, उन्हीं के बीच में एंगल कैलकुलेट करते हैं, है ना। जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, एक किसके बीच में होता है, बिटवीन पहला होता है, या फिर हेड टू हेड हो, हेड टू हेड। अभी इसका क्या मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ मैं। दूसरा हो सकता है टेल टू टेल, टेल टू टेल, या हेड टू हेड हो या फिर टेल टू टेल हो बेटा। हेड टू हेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एंगल निकालने के लिए आपके पास कई पॉसिबिलिटी, कई असेंबली हो सकती है दो वेक्टर्स के बीच में। एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। जैसे सपोज पहला वेक्टर हो गया आपका कुछ इस तरीके से, सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज योर, 1 सेकेंड मैं फिर से प्लॉट कर देता हूँ बेटा। सपोज दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर and let's assume that this is your second vector. Again this is your first vector, मैं इसको बना लेता हूँ फिर से बेटा इस तरह से। देखो आपको जो एंगल्स इसमें दिख रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ पे आपको एंगल दिख रहे हैं तो यहाँ पे दो एंगल फॉर्म होते हैं बेटा। एक तो बड़ा एंगल फॉर्म होता है, एक छोटा एंगल फॉर्म होता है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे दो एंगल फॉर्म होंगे इनके बीच में, यहाँ पे भी दो एंगल फॉर्म होते हैं एक्चुअली इनके बीच में। तो पहले तो जैसे ये जो असेंबली है, ये हेड है, ये भी इसका भी हेड है, इसका भी हेड है, तो ये हेड हेड असेंबली है तो हमारे लिए करेक्ट है। ये देख इसका भी टेल है बेटा यहाँ पे और इसका भी टेल है, तो ये भी हमारे लिए करेक्ट है। बट यहाँ पे एक का हेड है दूसरे का टेल है, तो ये असेंबली हमारे लिए गलत है। क्यों? क्योंकि जो हम एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हम दो ही सिचुएशन का एंगल देखते हैं। एक या तो हमारे पास हेड टू हेड हो, हेड और हेड के बीच का एंगल हो, या फिर टेल टू टेल के बीच का एंगल हो, है ना। हम हेड टू टेल या टेल टू हेड वाले सिचुएशन को, है ना, एंगल कैलकुलेट करने के लिए इंटरटेन नहीं करेंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ना। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो दो एंगल्स आपको दिख रहे होंगे। एक एंगल छोटा वाला है और एक एंगल यहाँ पे, दो एंगल, एक मान लो θ1 हो गया, θ2 हो गया, है ना। ये भी एंगल हेड के और हेड के बीच में ही, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे करोगे हेड के बीच में, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी दो एंगल बनेंगे, एंगल θ1 ये बनेगा और θ2 ये बनेगा। टेल टू टेल के बीच में भी दो एंगल बनते हैं। अगर θ2 है तो ये भी θ2 ये भी θ1, तो ओवरऑल आप दो ही एंगल पाओगे। तो इन दोनों में θ1 θ2 में जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसी एंगल को हम कंसिडर करेंगे। दो पॉइंट इसमें बेटा,
हम जो एंगल कैलकुलेट करेंगे या तो हेड हेड के बीच में कैलकुलेट करेंगे, फिर टेल टू टेल के बीच में करेंगे। दूसरी पॉइंट है कि जो दो एंगल फॉर्म होंगे हेड टू हेड या टेल टू टेल के बीच में, उसमें जो छोटा होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे, है ना। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए स्मॉलेस्ट ऑफ यू कैन से स्मॉलर ऑफ θ1 and θ2 is considered as angle between the vector, as angle between the vectors, ठीक है। तो दोनों में जो छोटा होगा उसी को आप कंसिडर करोगे, चाहे θ1 हो और चाहे θ2 हो, है ना। उसके हिसाब से आप देख लोगे कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप उसमें बताएंगे मुझे कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। कैलकुलेट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A and B. First situation is this, second is this, third is this, and fourth is this. ये मैंने रेफरेंस लाइन बना दिया है। मान लो आपका ये वेक्टर ए हो गया, यहाँ पे ऐसा है, वेक्टर बी आपका यहाँ पे इस लाइन के कॉलम में, है ना। आपको मैं वेक्टर भी देता हूँ, ये आपका वेक्टर ए है, दिस वन इज वेक्टर ए, एंड येलो कलर वन इज वेक्टर बी। आपको बताना है कि इनके बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे और कौन कौन से एंगल होंगे। इसमें आप शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट यूज में लेना है आपको, ठीक है, कि अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, यू कैन यूज दैट कंसेप्ट एज वेल हियर, है ना। चलो आंसर करके बताओ मुझे, वन टेल मी द आंसर। आंसर कर बेटा, आंसर को तब तक मैं एक्सिस बना लेता हूँ अपना, जल्दी करो सब लोग। पहले किसका आंसर बताओ। चलो देखते हैं। आपने क्या करना है बेटा, पहले तो जैसे इन दोनों वेक्टर को देख रहे हो तो पहले क्या करना है, इनके टेल टू टेल को या हेड टू हेड को मिलाना है। पहला काम में ही करना है, क्योंकि जो हमारा एंगल आएगा तो टेल टू टेल के बीच में आएगा, फिर हेड टू हेड के बीच में आएगा। हमें हेड टू टेल या टेल टू हेड नहीं मिलाना है, या तो टेल टू टेल मिलाना है या फिर हेड टू हेड मिलाना है।
तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दोनों वेक्टर्स के या तो टेल को या तो हेड को ओरिजिन पे ले जाएं। जैसे ये वेक्टर यहाँ पे है, इसके आपको टेल को ओरिजिन पे ले जाने के लिए आप इसको हॉरिजॉन्टली पीछे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वेक्टर आपका कहीं ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, है ना। हाँ देख रहे हैं बेटा, ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा और ये एंगल कितना आपको मेंशन ऑलरेडी 30 डिग्री यहाँ पे मेंशन है। इस वेक्टर को ए को हॉरिजॉन्टली आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली और जो वेक्टर बी है उसको आप पहले तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप उसको शिफ्ट करके यहाँ पे लाओ, है ना, या फिर वैसे सीधे आप नीचे ले जाओ। पहले उसको एज इट इज नीचे लेके चले जाओ, है ना, वर्टिकली आप नीचे लेके चले जाओ, तब तक नीचे लेके जाओ जब तक उसका ये जो टेल है इस हेड एक्सिस को ना शिफ्ट टच करे। उसके बाद आप इसको नीचे ले आओ। तो जब इसको नीचे ले जाओगे तो इसका एक पोजीशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये नीचे टच कर जाएगा तो इसका ऐसा सिचुएशन होगा। उस सिचुएशन में जो ये एंगल है, दिस एंगल इज 70 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी योर हाउ मच 20 डिग्री, दिस एंगल विल बी 20 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी, इफ दिस इज 20 and this angle will be 90, तो so this angle will be how much, this will be how much 70 degree as well, because AB 70 है तो AB 70, है ना। तो जब इसको आप शिफ्ट करके यहाँ पे लाओगे, है ना, उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर लो, जो ये एंगल बना, ये एंगल आपका बन गया 70 डिग्री। व्हाट द पॉइंट एवरीवन। आप देखो इस वेक्टर को जब आप हॉरिजॉन्टली नीचे शिफ्ट करके लेके जाओ, वर्टिकली नीचे शिफ्ट करके लेके जाओगे तो ये सिनेरियो बनेगा, जस्ट नीचे लेके जाओ तो। और आपने देखा है कि जो आपका ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज, ये 70 डिग्री है, मतलब ये भी 70 है, इसका मतलब ये भी एंगल आपका कितना बनेगा 70। अब इसको जब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करके इसको तब तक कीजिए जब ये इस पॉइंट को टच कर जाए, तो सपोज ऐसा सिचुएशन आ गया तो उस समय ये भी तो 70 होगा। अब देखो इनके बीच में जो एंगल बना, कितना एंगल बना बेटा 30 और 70 कितना आ गया, थीटा इक्वल कितना हो गया 100 डिग्री आ गया। दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, दूसरा एंगल एक और बनेगा, एक ऐसा एंगल बन जाएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा। थीटा 1 थीटा 2 में कौन छोटा है, ये एंगल 100 आपका छोटा है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको बेटा, गेटिंग एवरीवन। वन मोर सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन मिनट बेटा। यहाँ पे जो आपका थीटा 2 है ना, मैं यहाँ पे थोड़ी सा गलत इंटरप्रिटेशन दे दिया है, और उसको ध्यान रखेंगे। थीटा 2 जो बेटा है ये वाला एंगल नहीं है, 1 सेकेंड। थीटा 2 आपका ये वाला एंगल है बेटा, ये एंगल जो है ना, ये बाहर वाला एंगल थीटा 2। अब सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये वाला एंगल है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक तो अंदर वाला छोटा वाला एंगल आएगा और दूसरा एक बाहर वाला बड़ा वाला एंगल आएगा। दिस वन एंगल इज थीटा 2। तो थीटा 1 थीटा 2 में यहाँ पे जो छोटा होगा, एक अंदर से बनता है एक बाहर से बनता है। ठीक है, तो जो बाहर वाला एंगल है थीटा 2 और अंदर वाला कितना है थीटा 1 है। सिमिलरली यहाँ पे अंदर वाला थीटा 1, बाहर वाला थीटा 2। जो ये एंगल ही बनेगा, है ना, इसमें जो छोटा होता है उसको कंसिडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो छोटा वाला अंदर वाला 100 है, बाहर वाला जितना वो आपका 360 मतलब 270 आ गया, तो उसको कंसिडर नहीं करोगे, 260 अंदर वाला कंसिडर करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे करो, यहाँ पे तो सब कुछ सीखे ठीक है, बस आपको नीचे शिफ्ट करके लेके आना है। ठीक है, कि येलो वाले को, है ना, तो आपका येलो वाला आपका हो गया ऐसा बेटा, 1 सेकेंड। ये वेक्टर बी आपका हो गया ऐसा और वेक्टर ए हो गया आपका ऐसा, और इनके बीच में एंगल कितना है देखो, दोनों केस में 180 ही आएगा ना। चाहे आप ऊपर इस साइड से लो तो भी 180 और इस साइड से लोगे तो भी 180, मतलब यहाँ पे छोटा बड़ा कुछ नहीं है, तो आप थीटा सिंपल आप 180 भी मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को शिफ्ट करके आंसर करो। देखो इस वाले में किसको शिफ्ट करोगे, आपका येलो वाला तो ठीक ही है, आपको ग्रीन वाले को शिफ्ट करना है। तो ग्रीन वालों को आप 2 तरीके से शिफ्ट करोगे। पहले ग्रीन वाले को तब तक आप हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करो, है ना। देखिए ये एंगल 45 तो जो क्लियर होगा बेटा, ये भी एंगल 45 तेरा आएगा। ठीक है, ये भी 45 आएगा। तो इसको तब तक शिफ्ट कर जब तक ये पॉइंट इसको ना टच कर जाए एक्सिस को। तो यहाँ पे जब तू शिफ्टिंग करेगा तो कुछ इसका ऐसा सिचुएशन इंटरमीडिएट वाला केस में आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसको शिफ्ट करके ऊपर ले आ, तो इसको शिफ्ट करके ऊपर लाएगा तो ये तेरा ऐसा हो गया, है ना। जब शिफ्ट करके ऊपर लाएगा तो तुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एंगल 45 है, तो ये भी एंगल तेरा 45 होगा, है ना। बात सुना रही, ये एंगल 45 तो ये 45, ये 45 तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा, तो ये दोनों 45 हो गए, मतलब ये एंगल तेरा कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब येलो वाला बेटा देख तेरा ऐसा है और येलो वाला ये 60 है, तो मतलब ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया बेटा, यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना आ गया 75 डिग्री। व्हाट द पॉइंट एवरीवन।
गेटिंग? रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ, ये वाला पार्ट कर, ये वाला पार्ट कर बेटा। देख ये वाला पार्ट कैसे करेगा। इस वाले पार्ट में तुझे क्या करना है कि टेल को तुझे कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम इलोंगेट कर लेते हैं आगे की तरफ ऐसे। अब इसको थोड़ा सा नीचे लाएगा तो ऑब्वियसली जब टच करेगा तो 50 डिग्री है, तो देखेगा था कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा बेटा, ये 50 है, इधर बनेगा 90। तो अगर तू इसको नीचे लाके थोड़ा सा देखेगा तो थोड़ा सा नीचे लाएगा तो एग्जैक्ट तेरा जो वेक्टर होगा कैसा बन जाएगा, वो यहाँ पे टच करते हुए नीचे आएगा, यहाँ पे टच करेगा तो इधर 50 बन रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर तो 90 है ना, तो सॉरी इधर 50 है तो इधर 90 होना, तो इधर 40 बन जाएगा, इधर 40 डिग्री बन जाएगा, इधर 90 है। 40 के बाद इसको पीछे शिफ्ट करना, पीछे शिफ्ट करेगा बेटा तो 40 डिग्री पे ऐसे पीछे आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको नीचे मत लेके आना, हमें हेड टू हेड, टेल टू हेड नहीं चाहिए, टेल टू टेल चाहिए। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे हो गया कितना डिग्री बेटा, दिस इज 40 डिग्री। येलो कलर वेक्टर भी आपका 40 डिग्री पे आ गया, और आपको ग्रीन वाला ऑलरेडी मेंशन ही है कितने डिग्री पे है ये, दिस इज ऑन 80 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है, 80 डिग्री है, सॉरी 180 नहीं 80 डिग्री। अब यहाँ पे देख दो पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो तू इधर का एंगल ले, इधर का एंगल लेगा तो 40 प्लस 80 प्लस ये कितना हो गया 90, है ना। एक तो ये आ जाएगा, एक इस साइड वाला आ जाएगा, तो दोनों साइड जो छोटा होगा उसको ले लेगा बेटा। तो देखिए इधर करेगा तो कितना हो जाएगा, 40 में से कितना हो जाएगा, 50 हो गया, ये 90 हो गया, ये 20 हो गया, तो इधर से 160 आ गया, तो जिसमें छोटा वाला एंगल है कितना हो गया 90 प्लस ये 110 160, है ना। ये थोड़ा सा गलत बन गया है, 160 छोटा है मतलब उधर की तरफ टिल्ट होना चाहिए ना। ये आपका जो यहाँ पे मैंने ये येलो कलर बनाया है 40 डिग्री इतना कम नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, ऐसे आप बना सकते हो, दिस लाइक दैट, है ना। तो आपका जो ये वाला पार्ट होगा एंगल का ना, ये छोटा आएगा, ये 50 हो गया, ये 90 है 20, तो आपका ओवरऑल कितना 20 नहीं बेटा, ये 10 होगा, है ना। ये 80 है ना, ये 10 होगा, 90 होता है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 150 होगा, 160 नहीं 150 होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? इसमें कोई कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो नहीं बेटा, देख लेना सब ठीक है ना, समझ में आ गया पॉइंट। एंगल कैसे कैलकुलेट करना है वेक्टर्स के बीच में। एनी डाउट इज देयर एनीवन, यू कैन आस्क मी, एनीवन इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी, एनीवन? या ओके गुड। तो ये आपका हो गया बेटा वेक्टर ए एंड बी। आ जाओ, अब ये ग्राफिकल वे का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। ग्राफिकल वे आपने क्या क्या सीखा, एक बार आज हम देख लेते हैं। ग्राफिकली वे में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बाद कुछ नोट पॉइंट हमने देखा, उसके बाद वेक्टर की शिफ्टिंग देखी, फिर एंगल बिटवीन दिस वेक्टर देखा। नाउ हम मैथमेटिकल वे में जाएंगे, मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको देखो। जैसे आपके पास कोई भी इन जनरल वेक्टर हो गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल वे में क्या तरीका है बेटा। तो जैसे आपका कोई भी एक्सिस हो गया ना, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर है जिसका जो पोजीशन है, वेक्टर का जो पोजीशन है वो है सपोज ए कामा बी, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर। ये क्या है बेटा, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर है जिसका पोजीशन यहाँ पे है, तो इसका जो पोजीशन होगा उसका जो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं इसको। अब जब पोजीशन वेक्टर की बात करते थे, यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर की हम बात करेंगे, एक्चुअली दो नहीं 3 यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, है ना। तो उन 3 यूनिट वेक्टर को हम जरा देखते हैं कौन कौन है। देख बेटा, एक आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सपोज आपकी होगी जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होती है उसको बोलते हैं आई कैप, वाई के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होती है उसको लिखते हैं जे कैप,
और जेड के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसको लिखते हैं क्या, के कैप, है ना। जो हमने यूनिट वेक्टर ऊपर पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ी सी और हम बात करेंगे। जो हमने यूनिट वेक्टर यहाँ पे देखा है ना, यूनिट वेक्टर ये, इसके बारे में कुछ चीज़ें और हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देख बेटा यहीं पर हम देख लेंगे। देख जो ये आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर है ना। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, वन सेकेंड, आई कैप, जे कैप एंड के कैप are the unit vector along x axis, y axis and z axis। ये z axis का यूनिट वेक्टर है। दूसरा पॉइंट, जो यूनिट वेक्टर होते हैं बेटा ये दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। पहली चीज़ कि मैग्नीट्यूड जो होती है ना, इसको अच्छे से समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर ये हमेशा कितना होता है, 1 होता है। एक्चुअली इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, इसीलिए ही इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज 1। दूसरी पॉइंट क्या जरा उसको समझेंगे। दूसरा पॉइंट है जो ये यूनिट वेक्टर हैं ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये बात ऑलरेडी मैं आपसे बोल भी चुका हूँ, क्योंकि जो हम यूनिट वेक्टर की बात तभी किए थे जब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन की बात आई थी। ऊपर देखो ज़्यादा चल के, मैंने यहाँ पे आपसे बात की थी वेक्टर के फॉर्म में कि जब कोई भी वेक्टर है तो उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जो आपको मैग्नीट्यूड मैंने बताया था। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और नोट करना था, अगर स्पेस है तो कर लो, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं। जो यूनिट वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1 ऑलवेज। जो यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। मतलब ये जो एन कैप वेक्टर आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, एन कैप जो ए वेक्टर है इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यही नहीं है, ठीक है। इसको स्पेस कहीं आप साइड में नोट कर लेना बेटा। आ जाओ नीचे चलते हैं फिर से वापस। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आई जे के कैप है ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स है तो इनका क्या मीनिंग हो गया, इनका मीनिंग ये हो गया कि आई कैप जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वहीं जे कैप का भी मैग्नीट्यूड होगा, और वहीं किसका मैग्नीट्यूड होगा, के कैप का भी मैग्नीट्यूड होगा, और कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप एंड विच इज इक्वल टू 1। अभी जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को जैसे आपका जो वेक्टर था उसका पोजीशन, सपोज वेक्टर ए है, जो पॉइंट वेक्टर ए है उसका पोजीशन ए एंड बी है, तो इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिन से है ना एक वेक्टर लाइन बनाएंगे जो आपके ए पॉइंट को टच करेगी, है ना, ऐसे। तो ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। इसका जो हेड होगा, हेड उस पॉइंट को टच कर रहा होगा, और जो टेल होगा वो टेल कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेक्टर है इस वेक्टर का डायरेक्शन आपका इधर की तरफ है, और इसका जो बॉटम है, बॉटम इसका कहाँ पे है, बॉटम इसका इस एक्सिस के ओरिजिन पे है, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम लिखेंगे दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है। और अगर इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट आप सपोज ए कामा बी कामा सी ले लेते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं। मान लो इन जनरल इस वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट है ए कामा बी कामा सी इसके पोजीशन का, तो यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ओ ए क्या हो गया, ओ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ओ रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन। ओरिजिन को अगर मान लो ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ना, जो आपका ए किसके लॉन्ग है, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी रिप्रेजेंट्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, सी रिप्रेजेंट्स अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो एक्स के अलॉन्ग डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई, वाई के अलॉन्ग डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, जे, के जेड के अलॉन्ग डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, के। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए एक्स के अलॉन्ग है तो आई कैप इसका डायरेक्शन हो गया, प्लस बी डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, प्लस सी
डायरेक्शन क्या है, के कैप है, तो सी के, ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसी भी वेक्टर का। अगर किसी वेक्टर का पोजीशन मेंशन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना। तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर अगर जो आपका आ गया, इन जनरली जो इसको ओ ए वेक्टर को आप इसी वे में नहीं लिखते हो, ओ ए वेक्टर को कभी कभी ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये इन जनरल आपका वेक्टर का फॉर्मेट हो गया। अब इस वेक्टर की दो चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे मैथमेटिकली। एक तो इसका पोजीशन आपको समझ में आ गया, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीज़ें हम समझेंगे। तो इसके पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसके पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। तो जब भी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बेटा, तो जो मैग्नीट्यूड होता है ये रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी वेक्टर का जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम समझेंगे। सपोज एक वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, थोड़ा ध्यान से इसको समझना सब लोग आप। उसको मैं क्यूबिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जरा देखिएगा आप लोग। ठीक है, सपोज जो ये एक्सिस है, दिस इज योर, ये वाली लाइन है, दिस लाइन इज योर एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज योर वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज योर जेड एक्सिस। जैसे यहाँ पे आपने एक्सिस बनाई है एक्स वाई जेड, उसी तरीके से ये जो तीन लाइन है ना, जो तीन लाइन है, एक ये लाइन जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन जो है ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इधर है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना है बेटा, ए है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका लेंथ है बी, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ है सी। ये आपका हो गया ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,0। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,0,0, और इसका कोऑर्डिनेट देख बेटा, ये इधर एक्स और वाई प्लेन में, तो इसका हो जाएगा 1,B,0। सिमिलरली इसका हो जाएगा जेड और एक्स में है तो कितना हो जाएगा 1,0,C, और ये आपका किस में है, वाई और जेड में है, तो इसका हो जाएगा 0, है ना, B,C। और देखिए ये जो है ये बेटा एक्स वाई जेड तीनों में है, तो इसका हो जाएगा 1,B,C। ये कोऑर्डिनेट सबको समझ में आ गया जो मैंने क्यूबाइड बनाया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस क्यूबाइड, आर यू गेटिंग? Tell me. Any doubt is there? You can ask me. Anyone? Tell me बेटा। ये कोऑर्डिनेट सबको समझ, विजुलाइज करना सब लोग। हमें क्या करना है, जो हमारा बेटा देख ये सी पॉइंट है, यही A,B,C जो हमारा पोजीशन था वेक्टर ए है, ये A,B,C है। ठीक है, इसी को क्यूबाइड फॉर्म में मैंने बनाया। अब अगर इसकी वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूँगी, मेरा जो वेक्टर है A,B,C कौन सा है, तो मेरा जो वेक्टर होगा A,B,C वो यही वेक्टर है। दिस इज माय वेक्टर A,B,C। तो जो इसका लेंथ होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। देख, अब इसके लेंथ निकालने के लिए मैं दो पार्ट में कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मान लो नेम दे दूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ सपोज दिस इज A, B, this is C, this is D, this is E, this is F, this is G, this is, इन सारे कोऑर्डिनेट के मैंने नाम दे दिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जरा समझना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना एक्चुअली G और C निकालना है, GC हमें निकालना है। ठीक है, तो GC निकालने के लिए हम एक काम करना है बेटा। ठीक, GC निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम निकालेंगे G और E। अगर हम GE निकाल लिए, है ना, GE निकालिए, तो हम G और C निकाल लेंगे। देख, जो इस वेक्टर का लेंथ है वो क्या है, GC। तो देख तुझे समझ में आ रहा है क्या, GCE ट्रायंगल दिख रहा है आपको, GCE ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में ये एंगल आपका 90 डिग्री है। आपको समझ में आ रही बात,
इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। आर यू गेटिंग दिस? GEC आपको दिख रहा है? देखो ये बेस है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। कैन यू सी दिस? आर एबल टू? ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? आजा देखना, समझते हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें हम ये लिख सकते हैं कि GC स्क्वायर इज इक्वल टू GE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। GC स्क्वायर इज इक्वल टू GE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो GC स्क्वायर क्या है? आपके इस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है, मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है आपका A है, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू GE। बेटा क्या हो जाएगा? देख GE, अब ये एंगल तेरा, तुझे ये भी पता है एंगल कितना 90 डिग्री का होगा ना, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो ये तेरा लेंथ है C और ये लेंथ है तेरा कितना बेटा? A। जो इसका लेंथ हो जाएगा, A इसका लेंथ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आर यू गेटिंग? जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, GE इसका लेंथ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? बिकॉज देख बेटा, ये लेंथ हो गया C और ये लेंथ हो गया तेरा A। जो ये साइड है वहीं ते भी साइड है ना। देखिए ये लेंथ हो गया तेरा A और ये लेंथ हो गया तेरा कितना? C, है ना। तो इस तरह जो ये हाइपोटेन्यूज हो गया क्या हो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो, समझ में आ गया? रिस्पॉन्ड करते रहो बेटा। अच्छा देख आगे फिर देख, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता है GE का स्क्वायर। GE का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस EC। देख EC कितना बेटा? EC जो तेरा ये लेंथ B है, ये लेंथ देख जो रहता है B है, वहीं इसकी भी हाइट, वहीं इसकी भी हाइट, मतलब ये जो हाइट है, दिस हाइट इज योर B, ठीक है। तो प्लस B का स्क्वायर। A स्क्वायर कितना गया बेटा तेरा? आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये तेरे वेक्टर का लेंथ आ गया। इन जनरल तो यहाँ से क्या बोल सकता है? यहाँ से पूछ सकता है तो जो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर? A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप का जो मैग्नीट्यूड है A है, J का जो मैग्नीट्यूड है B है, C कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? C है। तो यहाँ से इंप्लाइज तू लिख सकता है बेटा, जो इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर A का विच इज A, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट I का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस J का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C K का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज C स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। गॉट द पॉइंट एवरीवन? कंप्लीट सिनेरियो क्लियर है सबको? कैसे मैंने मैग्नीट्यूड निकाला वेक्टर लेंथ निकाल करके। अब आपको क्या करना है? हर बार आपको क्यूबॉइड नहीं ड्रॉ करना है, ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन था। वेक्टर ऐसे आपको बनाना है बेटा, थोड़ा आपको 3D विजुअलाइज हो, है ना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो I का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस J के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस K के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप करके इसी फार्मूले की मदद से आप क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और इतना बेसिक चीज़ आप जानते होंगे, है ना। 11th कितना आपने पढ़ा भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत इसमें पूछो एनीवन? एनी डाउट बेटा? यहाँ पे हम कंक्लूजन यहाँ से क्या ड्रॉ कर रहे हैं जरा समझेंगे। हम कंक्लूजन यहाँ से क्या ड्रॉ कर रहे हैं? अब हमारा फाइनल कंक्लूजन है आता बेटा यहाँ से, है ना, कि अगर कोई भी वेक्टर A है जिसका पोजीशन आपका A, B, C है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म आप लिखो तो आप लिखोगे वेक्टर A इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर है। इसको आप OA से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इसको आप, है ना, A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप ना। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड बेटा, है ना, वो A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट विल इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मतलब I के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस J के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस K के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अगर इसके आप डायरेक्शन की बात करोगे तो कैसे निकालोगे डायरेक्शन? बताओ जरा, इसका डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? डायरेक्शन हो जाएगा बेटा यहाँ से, इसका मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ A। डायरेक्शन विल बी यूनिट वेक्टर ऑफ A, है ना, विच विल बी n ऑफ A। सॉरी n, जब यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। आपने फार्मूला पढ़ा भी है। तो वेक्टर A कितना बेटा? AI कैप
प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड है ना। तो आपका ये क्या आ गया, ये दिस इज योर यूनिट वेक्टर जो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और ये मॉड ऑफ वेक्टर है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ में आएगी? ओके। जैसे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, जल्दी से मुझे बता दो बेटा। एग्जाम्पल, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर whose position is 3, 4। देखो कितना, देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, मान लो आपका वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए आप क्या लिखोगे, पोजीशन 3, 4 है, मतलब 3i + 4j लिखोगे। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना। अब पहला इस ए क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, दिस विल नोन एज पोजीशन वेक्टर। उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वेक्टर ए का मॉड, दैट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। तीसरा यूनिट वेक्टर ऑफ ए मतलब डायरेक्शन, कितना होगा बेटा, वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है 3i + 4j, मॉड ऑफ वेक्टर कितना है 5। तो इसको आप कई तरीके से लिख सकते हो, इसको 1/5 3i + 4j भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हो, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस विल बी आंसर। गॉट द पॉइंट? ये क्लियर हो गया बेटा? आ जाओ आगे चलते हैं। ये आपका हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैंने क्लास आपकी स्टे की अभी थोड़ी सी 10 मिनट के लिए, वो देखो बेटा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। देखो जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सिमिलरली है ना, आपकी जेड एक्सिस भी इसमें सिर्फ एक्स वाई नहीं है। 1 सेकेंड होल्ड ऑन। सो लेट मी ड्रॉ ऑल द 3। सपोज आपकी यहाँ एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है a1, b1, c1। यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज और है यहाँ पे b, इसका कोऑर्डिनेट का a2, b2, c2, है ना। अब ऑब्वियसली अगर आप ए वेक्टर निकालना चाहोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर निकालना चाहोगे तो आपका आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज बी वेक्टर। बट आपका पर्पज ये है कि आपको निकालना है बेटा ए बी वेक्टर। आपको क्या निकालना है, यू वांट टू कैलकुलेट ए बी वेक्टर। मेरा क्या होगा, मुझे निकालना है ए बी वेक्टर। मेरा पर्पज है ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना कि मेरा जो ए बी वेक्टर है ये कितना होगा। आई वांट टू कैलकुलेट दिस वन। तो ये ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, है ना। तो जैसे आपने ओ ए वेक्टर निकाला था एक्चुअली ना, ओ ए वेक्टर आपने क्या लिखा है ना, ए का कोऑर्डिनेट है ना, ए का कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, बिल्कुल इस तरीके से आपने किया था, है ना। आपने क्या किया, ए का कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, मतलब a1 - 0, b1 - 0, c1 - 0, तभी तो a1i b1i c1i आया था। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आप लिखोगे ए वेक्टर इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। सिमिलरली अगर बी वेक्टर को लिखना चाहो तो आप लिखोगे a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। बट यू वांट टू कैलकुलेट, आपका पर्पज यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालना बेटा। तो देख ए बी वेक्टर होता है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ध्यान रखना, जो बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं और जो पहले होता है उसको बाद में लिखते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए
इसको ध्यान में रखना बेटा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दैट इज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, है ना। तो आप इस वाले फॉर्मेट से लिखो या फिर डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख लो ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप माइनस ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। अब इसमें होता है क्या है, अभी सब्ट्रैक्शन आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लो कि जब भी ऐसा सब्ट्रैक्शन होता है तो आई में से आई वाला ही घटता है बेटा, जे में से जे ही सब्ट्रैक्ट होता है और के में से के सब्ट्रैक्ट होता है ना। कोई दूसरा दूसरे में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ए बी कितना आ जाएगा बताना, ए बी विल बी ए टू आई कैप ए टू माइनस ए वन आई कैप प्लस बी टू माइनस बी वन जे कैप प्लस सी टू माइनस सी वन के कैप। आई थिंक आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा ए बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? तो इस तरीके से बेटा हम निकालते हैं ए बी वेक्टर को, है ना। अभी अगर आपको बी ए वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, बी ए वेक्टर निकालना है तो बी ए निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, देख बी ए मतलब बी से ए की तरफ जाएगा, अगर बी से ए की तरफ जाएगा तो है ना, बी ए वेक्टर मतलब ए में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेगा, जो तेरा एंड होता है उधर इसका हेड होगा ना। तो उसी हिसाब से समझ लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, इस पर ध्यान देना बेटा, इस कंसेप्ट को अच्छे से तैयार रखना। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 4k, कैलकुलेट पहला ए बी वेक्टर, दूसरा बी ए वेक्टर। देखो अगर यहाँ पे आप ए बी वेक्टर की बात करोगे तो ए बी वेक्टर आपका हो जाएगा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए, दैट मीन्स वेक्टर बी कितना बेटा माइनस, है ना, -1 है यहाँ पे, माइनस आप 3 करोगे तो माइनस आई प्लस 2j प्लस 4k माइनस 3i माइनस j प्लस k, कितना आ गया बताओ जरा, -1 माइनस 3 माइनस 4i कैप 2j माइनस माइनस प्लस j प्लस 3j कैप प्लस 4k माइनस k, दैट इज 3k कैप। दिस विल बी योर वेक्टर ए बी। सिमिलरली अगर बी ए निकालना तो आप लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए कितना है 3i माइनस जे प्लस के माइनस आई माइनस आई प्लस 2j प्लस 4k, दिस इज वेक्टर बी। सब्ट्रैक्ट करो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4i हो जाएगा माइनस जे, अब यहाँ पे बेटा माइनस 2j आ जाएगा माइनस 3j आ जाएगा और k और माइनस 4k माइनस 3k आ जाएगा। दिस विल बी बी ए वेक्टर। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप ए बी वेक्टर निकालते हैं, जो डायरेक्शन आपका ए बी वेक्टर का है, जैसे यहाँ पे आप देखो ध्यान से, जो डायरेक्शन आपका ए बी वेक्टर का है उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन बी ए वेक्टर का होगा, क्योंकि बी से ए मिला होगा तो वही लाइन होगी बट उल्टी डायरेक्शन में होगी। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। अब यहाँ पे देख जरा ध्यान से, अगर इसी बी ए वेक्टर को मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जरा समझना ध्यान से, अगर जो मैं ए बी वेक्टर लिख रहा हूँ, ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, -4i प्लस 3j प्लस 3k, है ना। अब अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4i माइनस 3j और माइनस 3k हो जाएगा, हो जाएगा, देखना। और ये क्या है, ये जरा बी ए वेक्टर है, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। यहाँ से दो चीज़ें कंक्लूड होती हैं। यहाँ से पहली पॉइंट ये आप नोट करते हो, है ना, यहाँ पे इसको नोट करके आप याद भी रखोगे, है ना। पहली पॉइंट ये आप कंक्लूड करते हो यहाँ से कि अगर किसी भी वेक्टर में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है ना। देखो, क्योंकि ए बी और बी ए अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो आप कह सकते हो कि बी ए में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी वेक्टर बन गया, मतलब जो बी ए वेक्टर का डायरेक्शन था और ए बी वेक्टर डायरेक्शन उल्टा है। मतलब किसी भी वेक्टर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो
तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। इफ यू मल्टीप्लाई by minus 1 in any vector, then its direction will be reversed. Its direction will be reversed. Got it? समझ में आ गया बेटा? ओके, सो ये रहा बेटा आपका रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, है ना। तो आज की क्लासेस बहुत बेसिक थी, आई थिंक सबको बेसिक आइडिया लग गया होगा, है ना। सो कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी, एनीवन, एनी आइडिया, एनी डाउट? नो? आगे बेटा।